ये जो किसान नेता है वो खुद तो 3 स्टार होटल में रह रहे हैं और बाकी जो किसान है वो सड़क कह पर। सकते हैं आप हमको मारेंगी और हम आपको रसगुल्ला खिलाएंगे। ये साला कौन सा कानून है धरती का? हम क्यों बीजेपी को वोट देंगे? आप ये बताइए। हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जैसे गुरुओं ने अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया। मैंने तो वसीयत लिखी है अपने बच्चों के लिए कि अगर कहीं से सिख निकल जाए तो उसके जमीन की मट्टी मत्थे में लगा देना, हो सकता है थोड़ा बहुत एहसान उतर जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 हरियाणा में। आपके साथ मैं हूँ साक्षी। बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, नेता व्यस्त हो गए हैं। 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं किसान आंदोलन को, और किसान के जो नेता हैं वो महापंचायत कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं। इसी बीच बातें हो रही हैं कि किसान आंदोलन जो है थोड़ा फीका पड़ता नज़र आ रहा है। जो संख्या है किसानों की वो कम हो गई है। लेकिन हमने यहाँ एक तस्वीर देखी जिसमें हमें दिख रहा है कि किसानों ने गर्मियों से बचने की पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिया है, कूलर लगने शुरू हो गए हैं, पूरी तैयारियाँ जो है गर्मियों की कर ली है। हमारे साथ एक सर है, इनसे बात करेंगे। किसान है हमारे साथ, इनसे करेंगे बातचीत। सर, आप कहाँ से हैं? मैं मुजफ्फरनगर से भारतीय किसान यूनियन का नया पंचायत अध्यक्ष हूँ। और मैं लगभग 25 साल से किसान यूनियन से जुड़ा हूँ। बहुत आंदोलन देखे हमने, बहुत सरकारें देखी, लेकिन ऐसी तानाशाही सरकार कोई नहीं देखी। हमारे दौर में सिसौली में मुख्यमंत्री जी किसानों के बीच आकर उनकी बात मान लेते थे। सिसौली हमारी राजधानी है, लेकिन आज ये तानाशाह सरकार किसान को बर्बाद करने पर तुले। कारपोरेट घराने का बोलबाला चल रहा है, जो भी कुछ सब उन्हीं के हक में किया जा रहा है। बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं, अब सरकार तो वहाँ व्यस्त हो गई है और राकेश टिकैत जी महापंचायत कर रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? महापंचायत अब गांव-गांव तक बात बोली जाए। ये जो महापंचायत का मामला है, देखिए किसानों को बताया जा रहा है इस कानून के बारे में। ये सरकार लोगों को भ्रमित करना चाह रही है, अपने नुमाइंदे गांव-गांव भेज कर, और भ्रमित करिए कि इन कानूनों में कोई भी गलत नहीं है। यदि कुछ गलत है तो हम उसमें संशोधन को तैयार हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सारा ही टोटल गलत है। और हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी गांव-गांव जाकर जो पंचायत कर रहे हैं, वो इसीलिए बता रहे इस कानून से किसान को कितना बड़ा नुकसान है। इस किसान को अनपढ़, ज़्यादातर लोग जो है अनपढ़ है, खेत में काम करने वाले, तो इनको ये बेवकूफ़ जो इनके प्रतिनिधि है सरकार के, वो इनका बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं गांव में जाकर। लेकिन हर गांव में कुछ पढ़े लिखे किसान भी हैं, वो समझते हैं और समझा रहे हैं, और इनको गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। अब आप हरियाणा देखिए, यूपी देखिए, बंगाल देखिए, चाहे जहाँ देखिए, वहाँ सरकार का विरोध ज़बरदस्त चल रहा है। ये काले कानून जब तक वापस नहीं होंगे, किसान चैन से नहीं बैठने वाला। रहा गाजीपुर बॉर्डर का मसला, ये जो आप अभी कह रहे थे कि यहाँ कुछ ऐसी बात चर्चा में कि आंदोलन कमज़ोर होता जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देख लिया आंदोलन जैसा था उससे बढ़ता जा रहा है। अभी थोड़ी एक बात तो मानेंगे कि तादाद जो है पहले से कम हुई। मैं बताता हूँ, थोड़ा देखिए, आप भी मानते हैं, सरकार भी मानती है। अभी किसान का गन्ना पश्चिम यूपी का, ये जो गाजीपुर बॉर्डर पर ज़्यादातर पश्चिम यूपी था, तो अब गन्ना बुआई का हमारा सीजन चल रहा है। कुछ किसान उसमें भी लगे हुए हैं, कुछ किसान सरसों की कटाई में लगे हुए हैं, पंजाब के भी लगे हुए हैं, हरियाणा के भी लगे हुए हैं। तो हमने रूटीन बना रखा, एक गांव 24 घंटे 50 ट्रैक्टर 50 आदमी, एक गांव 50 ट्रैक्टर 50 आदमी, ये हमारा रोटेशन चल रहा है, ताकि हमारी किसान की खेती भी चलती रहे, किसान का नुकसान भी ना हो, और हमारा आंदोलन भी बराबर चलता रहे। किसान यूनियन भानु का कहना है कि ये आंदोलन कांग्रेस फंड कर रही है, और उससे पहले देखिए, मैन जो है किसान यूनियन टिकैत है, बाकी जो है मैं हमारे संगठन है सब लोग, लेकिन वो अपनी सोच उनकी क्या है अलग। वो क्या कहते हैं, किसान यूनियन टिकैत से कभी कोई ऐसा बयान नहीं आएगा। कभी भानु भी थे, इसका भानु भी थे, हम भी आंदोलन के शुरुआत में भी थे शुरुआत में भी थे, और वो चले भी गए थे। कुछ कहानी थी, वो उनके अंदर की बात होगी, क्या होगी, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहते। वो किसान नेता हैं, हम फिर भी एक किसान नेता हैं, और हमारी यूनियन से ही वो अलग भी गए थे। और कभी भी परिवार का आदमी अलग चला गया तो वो अपने परिवार में कभी भी आ सकता है। लेकिन एक किसान नेता का इतना बड़ा बयान देना इस आंदोलन के बीच कि ये आंदोलन कांग्रेस फंड कर रही है, ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट हो जाता है। ये राकेश टिकैत जी ने एक दिन आज तक वालों के सामने बयान दिया था, इनके बारे में उन्होंने भी पूछा था, तो राकेश टिकैत का बयान था कि ये अब नहीं, ये तो महाभारत में भी हुआ था, उनको क्या भगोड़े घोषित कर दिए गए थे।
ये तो वहाँ तो भी चलता रहता, कभी कभी संस्कृति में लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान, ये हमारे सब किसान खड़े हैं, कोई किसान ना तो भागने वाला, ना कोई सरकार फंडिंग कर रही। हम जैसे हैं, हमारे अनाज, सरसों, चावल ये हमारे घर के हैं, अपने घरों से अनाज ला रहे हैं, आटा ला रहे हैं, अपने घरों से तेल ला रहे हैं। हम किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, और अपने गांव से ही हम किसान आपस में अगर ज़रूरत पड़ती है चंदा भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं से किसी सरकार की कोई मदद नहीं है। ये सब एक अफवाह है, और ये जो लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, किसी सरकार की कोई नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक मुद्दे से राजनीतिक लोगों के लिए आने के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे प्रतिबंध भी लगा रखे है कि राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी हैं, कोई भी पार्टी के नेता इस आंदोलन को ख़राब करने के लिए यहाँ ना आए। केवल किसान के लिए किसान आंदोलन है, किसान बन के आए, जो भी आए किसान बन के आए। मीडिया में एक ऐसी बातें चल रही हैं कि जो किसान नेता हैं वो खुद तो 3 स्टार होटल में रह रहे हैं और बाकी जो किसान है वो सड़क पर है। ऐसा कुछ नहीं है मैडम, बिल भी आए थे, ऐसे दिखाया गया है बिल। ये सब साजिश है, ये सब साजिश है। अभी अब से करीब 15 साल पहले चौधरी टिकैत साहब के साथ में बम्बई रैली में था, जिस मैदान में हम सब तमाम लोग किसान पड़े हुए थे, वहीं टिकैत साहब लेटे हुए थे। कोई होटल में जाने की, अब टिकैत साहब का मैं आपने देखा भी होगा, टिकैत साहब की जो झोपड़ी पड़ी हुई है, जब भी आराम का टाइम मिलता है अपनी झोपड़ी में आराम करते, किसी होटल में कोई मतलब में जाने का है। ये सब अफवाह चलती है। बिल भी देखिए मैडम, यहाँ क्या नहीं होता, यहाँ मीडिया सब कुछ दिखा देती है। मैं कुछ मीडिया वाले हमारे भाई ऐसे भी हैं जो सब कुछ सच्चा साबित कर और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं सरकार के दबाव में या किस तरीके से। लेकिन मैं उन मीडिया वालों से भी गुजारिश करता हूं कि किसान की सच्चाई को सच्चाई बताइए, इस पर पर्दा मत डालिए, और सरकार के दबाव में सरकार के हित की बात मत करिए। किसान हित, खाना आपको भी खाना है मैडम। अगर हम खेत में अनाज नहीं कमाएंगे तो आप भूखे मर जाएंगे, सोना नहीं खाएंगे, आपको भी चावल और गेहूँ चाहिएगा। तो इस बात की, इसका हित देखिए कि किसान कमा रहा है, सबके पूरे भारत के लिए कमा रहा है। अभी हमारे वक्ता कह रहे थे, जब पहला टुकड़ा तोड़ते हैं तो पहले एक बार किसान को भी याद कर लिया करें, ठीक, क्योंकि किसान की मेहनत है। सही बात कही आपने, किसान हमारा अन्नदाता है, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन आंदोलन जो चल रहा है इस पे थोड़ा सा बात करेंगे। आंदोलन में अभी हम टिकरी बॉर्डर गए, हम सिंघू बॉर्डर गए, आप किसान नेता हैं। किसान नेता कितने, जैसे अभी अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा भी दे दिया विधायक पद से क्या मतलब उसका, विधायक पद से इस्तीफा देके अगर वो फिर से इलेक्शन लड़ते हैं, या फिर वो जब से इस्तीफा दिया है वो कभी रुके आपके साथ? इस्तीफा देके उन्होंने सिंपैथी तो ले ली, लेकिन अब क्या वो तो साथ में है ही नहीं अब। देखिए, जो इस्तीफा दे रहे हैं उनकी आत्मा दुख मान रही है ना, इसलिए कि किसान हमारा भाई, हमारा किसान खेत की बजाय यहाँ रोड पर पड़ा हुआ है। जिस टाइम खेत में काम करने का टाइम था, उनके अगर ज़मीन ने यह गवारा नहीं कह रहा कि मैं कुर्सी पर बैठ जाऊँ और मेरा किसान भाई रोड पर पड़ा हुआ है। सर्दी में हमारे 150-200 किसान 200 मर लिए। अब गर्मी का वक्त आ रहा है, सरकार इशारे गर्मी में भी नहीं मरे और ये उठ कर भाग जाए, ऐसा किसी की हिम्मत नहीं होगा। किसान, राकेश टिकैत का बयान है कि ये अक्टूबर-नवंबर तक का अभी कंडीशन है, अक्टूबर-नवंबर तक तो आंदोलन चलना ही चलना है, उसके बाद का क्या होगा वो वक्त बताएगा। लेकिन कोई किसान जो इस्तीफा दे रहे नेता, हमारे ही बीच के नेता हैं, वो भी किसान हैं, वो शायद इसलिए दे रहे कि अपने भाइयों का दुख बांट लूँ मैं भी। वो भले हमारे बीच में 4 घंटे रुक रहे हैं आने के, वो राजनीति है, इस्तीफा देंगे लेकिन फिर भी राजनीतिक रहेंगे। वो किसान के बीच में अगर 4 घंटे रुके ना, तो 4 घंटे रुकने के बाद भी उनको ये महसूस होगा, उनके थोड़े मन को शांति मिलेगी। मैं अपने भाइयों के बीच में बैठ के आया हूँ और उनकी पीड़ा सुन के आया हूँ। उसके बाद वो भले ही जाकर देहात में, शहर में अपने चुनाव की तैयारी करने लगी, और ये भी सच है, फायदा भी मिलेगा जो किसान का साथ देगा। अगर ये सरकार किसान का साथ दे दे मैडम, तो इस सरकार को मैंने को बहुत भारी मतों से जिता देता किसान। अब की बार मुसलमान भी खूब जम के वोट देता, लेकिन अगर ये किसान को दुखी करेगी तो इसको कोई वोट देने वाला नसीब नहीं होगा। बुरी हार होगी सरकार की हर जगह जहाँ भी जाती है। आपने कहा मुसलमान भी वोट दें। हाँ, आप मुस्लिम हैं? जी हाँ। CA NRC आया, मुस्लिम ने सबसे ज्यादा इस बात पे आंदोलन हुए, शाहीन बाग, दिल्ली में राइट्स तक हो गए इस बात को लेके। तो आपको लगता है अब तो किसान आंदोलन भी आ गया, शायद किसान के वोट भी अब तो सरकार से छिन गए हैं। हाँ। CA NRC पर आप क्या बोलेंगे, जो इससे पहले आंदोलन? CA का और NRC का जो मामला था, ये लोकतांत्रिक देश है,
आप जानते हैं यहाँ हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का, अगर हमें महसूस है ये कानून हमारे खिलाफ है, ये तो कृषि कानून को भी खिलाफ नहीं बता रहे, तो इसी एनआरसी को कैसे खिलाफ बता देंगे। ये हमारे सरदार जी खड़े उस शाहीन बाग वाले में, इन लोगों ने भी हमारा साथ दिया है, दुनिया भर का इन्होंने मतलब साथ दिया है, और बेचारे बहुत इत्मीनान के साथ हमारे पास में बैठे भी हैं, जबकि वो शाहीन बाग का मामला टोटल महिलाओं का मामला था, पुरुष केवल देख रेख और सुरक्षा के लिए खड़े थे वहाँ पे, कोई दंगा फसाद ना हो। लेकिन जो गुंडे लोग थे उन्होंने वहाँ भी दंगा करवाने की कोशिश करी, वो नहीं चल पाया, लेकिन वो परसों मार आ गई कोरोना की, उसकी वजह से, नहीं तो वो भी आंदोलन बराबर चलता रहता और ये भी चलता रहता। कानून अगर कोई सरकार बना रही और पब्लिक नहीं चाह रही तो सरकार को वापस लेना चाहिए। ये केवल यूपी का मामला नहीं था, ये विरोध एनआरसी का पूरे भारत के अंदर था। ठीक है मैडम, मैंने भी साथ दिया है उनका। मैंने माना पूरे भारत में था, लेकिन अब क्या, अब तो कोरोना की वजह से तो आंदोलन ये भी तो चल ही रहा है ना, तो क्या सीए एनआरसी दोबारा शुरू होगा? क्योंकि आपने मुझे बोला कि जो मुस्लिम है वो भी वोट देंगे, इसीलिए मैंने नहीं, वोट देने की कंडीशन थी, अगर मैं वो बोल रहा हूँ, अगर ये किसान हित में चलती सरकार, किसान में तो मुस्लिम भी है, ये हमारे सरदार जी भी हैं, सभी लोग हैं, अगर जो भी सरकार किसान हित में चलेगी उसको सभी लोग वोट देंगे, वो चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू, वो सब वोट देंगे उसको। और जो किसान को पीड़ित करेगी उसको सब नकार देंगे, ना मुस्लिम देगा, ना सिख देगा, ना हिंदू देगा, ना ईसाई देगा। सही बात। अब एक और बात, बंगाल में जाके राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, हर जगह वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए क्योंकि वो हमारी नहीं सुन रही है। लेकिन अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो सेंटर में आप किसको देखते हैं? और उसके अलावा ये कहना कि बीजेपी को वोट मत दीजिए कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ लेता हुआ नजर नहीं आ रहा? नहीं, राजनीतिक मोड़ इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये राकेश टिकैत जी इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है सरकार के कान अब भी खुल जाए। हम बराबर कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दो, जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं बीजेपी को वोट मत दो, ताकि सरकार के कान खुल जाए और किसान हित की बात करने लगे। सिर्फ मुद्दा ये, कोई राजनीतिक फंड नहीं है, ना ही किसी राजनीतिक पार्टी से राकेश टिकैत का कोई मतलब है। काहे देगा किसान बीजेपी को? नहीं, ये भी नहीं कह सकते हम, आप हमको मारेंगी और हम आपको रसगुल्ला खिलाएंगे। ये साला कौन सा कानून है धरती का? हम क्यों बीजेपी को वोट देंगे, आप ये बताइए। अगर बीजेपी नहीं तो कौन? क्यों? क्या सेंटर में अगर बीजेपी नहीं तो शून्य कौन? पैदा हो गया है क्या? नरेंद्र मोदी के पहले देश नहीं चल रहा था, जब नेहरू मरे तब इस देश में एक बार स्थिति थी, अब कौन? कोई आया ना। जब इंदिरा जी मरी अब कौन? कोई आया ना। जब राजीव गांधी मरे अब कौन? कोई आया ना। मैं वही पूछ रही हूँ कि बीजेपी में अगर नरेंद्र मोदी नहीं है फेस, तो फिर कांग्रेस में सामने राहुल गांधी है, ऐसा तो कैसे देखते हो आप? किसको किसको किसको? एक मिनट, ये तो बीजेपी नहीं, ऐरू गैरू नत्थू खैरू खैराती राल ढोणे मगरे, ये देश शून्य नहीं है यहाँ राजनीति का। यहाँ एक से एक लीडर पड़े। देवगौड़ा का नाम किसी ने सुना था क्या? एच.डी. देवगौड़ा का नाम किसी ने सुना था इस देश में जब प्रधानमंत्री बने? किसी ने सुना था? प्रधानमंत्री बने, सरकार चली कि नहीं चली? किसानों के सर्वप्रिय नेता रहे कि नहीं रहे वो? मुरारजी भाई देसाई का नाम कितने लोगों ने सुना था? सरकार चलाई कि नहीं चलाई? चौधरी चरण सिंह तो एक ऐसे नेता थे जो किसानों के बीच में पैठ बने। इन चर्चित नामों के अलावा जितने नाम इस देश में आए, प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश चलाया कि नहीं चलाया? बीजेपी क्यों? आप लोग कहते हैं हम राजनीति कर रहे हैं, अरे भाई गजब है, आप हमको मारोगी और हम विरोध भी नहीं करेंगे, अरे हम गला काट लेंगे यार, हम जो कर पाएंगे वो करेंगे। मतलब आप समझ लीजिए ना, 100 दिन के ऊपर से किसान यहाँ बैठा है और उसके बाद में भी आप लोग ये उम्मीद कर रहे हो कि हम लोग कहेंगे नहीं 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 वोट तो बीजेपी को ही दो। अरे ये आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, सबने सुनी है, अगर दादी नानी की कहानी सुनी है। एक मिनट, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि मैं ऐसा नहीं कहती कि आप मोदी को वोट मत दीजिए, मैं सवाल कर रही हूँ। मैं आपकी बातें नहीं, सिर्फ क्लियर कर रही हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए। मैं आपकी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो गया। हम तो विरोध करेंगे ही बीजेपी का, हम तो मट्ठा डाल देंगे जड़ों में, दोबारा उनरने नहीं देंगे। आप एक बात बताइए, आपने किसी भी प्रधानमंत्री को झूठ बोलते हुए सुना है? साहस आपको ये कहने का कि नरेंद्र मोदी सबसे झूठा प्रधानमंत्री है? पूछिए कैसे। उसने कहा, नरेंद्र मोदी बोला, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमने हिंदुस्तान की हर महिला को फ्री में गैस सिलेंडर दिया। वो कर्जे पे है, लोन है, आसान किस्तों पे, फ्री नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलेगा तो ऊपर से नीचे तक झूठ बोलते चल। एक मैं आपको और उदाहरण दे दूं, प्रधानमंत्री
किसानों को कितना दे रहे हैं प्रधानमंत्री समृद्धि कौन योजना के नाम पे? 6,000 रुपया, 6,000 रुपया साल दे रहे हैं ना। एक मोटा मोटा हिसाब में बताऊं, सब किसान खड़े हैं। 1 बीघे का सबसे छोटा किसान हुआ, 1 बीघे का किसान कितना धान पैदा करता है 1 बीघे में? 6 कुंटल। 5 मान लीजिए आप। धान क्या हिसाब बिका? 1,000 रुपए में। रेट क्या था? 1868। 800 रुपए का नुकसान हुआ। 8 पंचे 4,000 का नुकसान हुआ 1 बीघे के किसान का। ठीक। 1 बीघे में गेहूं कितना पैदा हुआ? 3 कुंटल। गेहूं का रेट क्या है? 1900। बिका कितने में? 1500 में। 400 का नुकसान हुआ। 4 तियां 1 बीघे के किसान का कितना नुकसान हुआ? रुपया कितना दिया? 2,000। अरे 5200 रुपए तो 1 बीघे वाले किसान की बेईमानी कर ली इस चोर ने। अब इसको आप जोड़ लीजिए। 5 एकड़ वाले का 25,000, 1 एकड़ वाले का 25,000, 2 एकड़ वाले का 50,000, 10 एकड़ वाले आप जोड़ लीजिए। 1 बीघे के किसान की 5,000 रुपए की चोरी की है मोदी ने, और वो कह रहा है कि हम किसानों को खुशहाल बना रहे हैं। अरे भाई गजब का प्रधानमंत्री है, झूठा, बेईमान। आज मैं लखनऊ गया था एयरपोर्ट घूमने, मैं जब आया हूँ उसके पहले अडानी एयरपोर्ट, गजब हो गया भाई, तेरे बाप का है। हमारे गांव में एक कहावत है, आप इसको समझिए। कौन से गांव से? मैं सीतापुर जनपद है, औरंगाबाद मेरा गांव है। मेरे गांव में एक कहावत है कि जो बाप की जायदाद बेच के खाए वो नकारा। और इसी देश में एक चाणक्य हुए थे, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं आप दिखाइएगा, ये लोग आप लोग समझिएगा। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को राजा बनाया और राज्य खुद चला रहे थे, तो जब मीटिंग हुई मंत्रिमंडल की, तो अमात्य कहते थे मंत्रियों को, अमात्यों ने चाणक्य से पूछा कि जब पूरा राज्य आप चला रहे हो तो राजगद्दी पर आप क्यों नहीं बैठे, आपने चंद्रगुप्त को क्यों बैठाला? तो चाणक्य ने जवाब दिया था कि राज सिंहासन पर उस व्यक्ति को बैठना चाहिए जिसका परिवार हो। हम इसको अपनी भाषा में ये कहते हैं कि जिस आदमी ने अपनी बीबी को साइकिल स्कूटर पर बैठाल कर बाजार नहीं घुमाया, डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने नहीं गया, जिसकी जांघ पे उसके बेटे ने पेशाब नहीं किया, जो अपने बेटे को कंधे पर बैठाल कर बाजार घुमाने मेले में नहीं ले गया, उसको औलाद का दर्द नहीं। और यहाँ तो हालत ये है कि यूपी वाले की हुई नहीं, दिल्ली वाले ने करके छोड़ दी। ये महानता है, ये महान है, हरियाणा वाले की भी नहीं। और में एक और कहावत है, आप समझिए इसको बेटा। बेटियां किसको नहीं मिलती, शादी किसकी नहीं होती? बताओ भाई, शादी किसकी नहीं होती? कहीं नहीं, इसको बेटी मत देना, भूख को मार देगा। इसकी नहीं होती। क्या गजब की बात है। दूसरा, मोदी जी हमको ज्ञान दे रहे हैं खेती पे। आपने मोदी का 2014 से पहले का भाषण सुना? क्या बोलते थे? मैं चाय बेचता था। अभी जब प्रधानमंत्री वो हुए तो उन्होंने कहा मैंने। आपने किसको वोट दिया था? बीजेपी को। 2014 के बाद भी आपने बीजेपी को? नहीं, 2014 में मैंने 2000 ये जो 17 वाला हुआ है, इसमें मैंने ये जो मतलब ये सॉरी ये 19 वाला जो हुआ, इसमें मैंने मोदी को वोट नहीं दिया। और मैंने जब बीजेपी के लोग आए तो मैंने उनसे पूछा कि देश का प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहा है कि गैस सिलेंडर फ्री में दे रहा है जबकि वो कर्जे पे दे रहा है। उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री झूठ क्यों कह रहा है कि हम बिजली का कनेक्शन फ्री दे रहे हैं गाँव-गाँव, जबकि वो आसान किस्तों पे है। आप कहिए ना हम कर्जे पे दे रहे हैं। आपको मतलब आप बताइए क्या कहा? पहली बार कहा कि हम चाय बेच रहे थे। दूसरी बार जब प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने कहा कि मैं 35 साल या 25 साल तक कोई उम्र बताई हमने भीख मांग के खाया। कभी उन्होंने बताया कि उन्होंने गेहूं बोया, कभी उन्होंने बताया कि उन्होंने जौ बोया, कभी उन्होंने बताया फावड़ा चलाया। तो वो हमको चाय पे ज्ञान दे, हम उनसे ले लेंगे। वो हमको भीख कैसे मांग के खाई जाती है उस पर ज्ञान दे, हम उनसे इस पर भी ज्ञान लेने के लिए तैयार हैं कि अपनी पत्नी को छोड़ने के बाद में भी व्यक्ति महान कैसे बनता है। मेरे गांव में तो पत्थर मार मार के मार दे हमको, अगर मैं अपनी बीबी को छोड़ दूंगी, नकारा चला औरत को ये कहेंगे, लोटियां बंद हो जाएगी गाँव में, हुक्का पानी बंद हो जाएगा। ये आदमी महान है, वारी भाई महान था। और सुनिए, लोग कहते हैं वो कौन सम्राट थे जिन्होंने अपनी बुद्ध, उन्होंने अपनी पत्नी को, अरे उन्होंने पत्नी छोड़ने के बाद में संन्यास ले लिया था। जो व्यक्ति आलीशान महल में रहता हो, जिसको किसानों के पसीनों से बदबू आती हो, ये पहली सरकार है कि जिस सरकार के आने के बाद में दिल्ली की सीमा किसान कभी लांघ नहीं पाए, चाहे जो आंदोलन रहा हो। ये नहीं, इसके पहले 2 साल पहले हुआ था, 2 अक्टूबर को हम लोग दिल्ली जा रहे थे, यहीं रोक लिया गया था। दिल्ली की सीमा में किसान घुसने नहीं पाते हैं। इनके बाप की दिल्ली है क्या? ये दिल्ली किसकी है?
ये सरकार है, सरकार हम हैं, हम सरकार हैं, हमने चुना इनको। जो सरकार सरकार कहते हैं, ये कानून बनाने के हमसे पैसे लेते हैं। इनको तनख्वाह देता हूँ महीने में, मुफ्त में काम नहीं करते, महीने में तनख्वाह देते हैं। जब लगता है कि पैसे कम पड़ गए तो लोकसभा में कानून बना के अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं बगैर मेरी मर्जी के। तो मेरा नौकर, मेरा कर्मचारी मेरी मर्जी के बगैर काम करेगा और आप हमसे कहे, आपसे मतलब ना आप नहीं कुछ हैं, पत्रकार लोग जो पूछते हैं, और आप हमसे कहती हो हम तो इसको बर्खास्त कर देंगे, दूसरा नौकर रखेंगे जो मेरे लिए काम करेगा। समझ रहे हैं आप दूसरा नौकर रखेंगे, वो कौन है होगा ये समय बताएगा। और आप बताइए हमसे, जैसे हमसे लोग कहते हैं, क्यों राहुल गांधी मूर्ख हैं क्या? इस देश में मतलब जी राहुल गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं सबको एज ए प्राइम मिनिस्टर देखता हूँ। अच्छा, राहुल गांधी के अलावा दो नाम मुझे ऐसे बताइए जिनको आप प्राइम मिनिस्टर देखते हैं भारत। अरे भैया, मैं हो सकता हूँ, सरदार जी हो सकते हैं, अगर नरेंद्र मोदी हो गए तो ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी अगर हो गए, बगैर पढ़ा लिखा आदमी, जिसकी बाइट है चुनाव से पहले की, जब मुख्यमंत्री थे, कि मैं तो कभी पढ़ा नहीं, स्कूल कभी मैं गया नहीं। किसी से पत्रकार ने सवाल पूछा था, उस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो कभी पढ़ने गया नहीं, मैं तो कभी स्कूल गया नहीं, प्राइमरी किसी से कौन सी जूनियर हाई स्कूल की। मैं आपको रोकूंगी और पूछूंगी ये सवाल आपसे कि जब नरेंद्र मोदी का ये लोगो आया सामने कि मैं चाय बेचता था और मैं पढ़ा नहीं लिखा नहीं, तो उसके बाद भी ये तो फिर जनता की गलती है ना, उनको वोट में आया भैया। मैंने बताया 2019 में मैंने वोट नहीं दिया, बाकी जनता ने तो दिया। आपने किसे वोट? देखिए, हमने कभी वोट नहीं दिया इसको, हमने कभी नहीं दिया, क्योंकि हम समझ रहे थे, हमें तो इन्होंने जो नरेंद्र मोदी को नहीं मिला था, वोट मिला था पुलवामा हमले को, वोट नरेंद्र मोदी को नहीं मिला, न उनके काम को मिला, वोट मिला था पुलवामा हमले को। वो जो भी था वो पुलवामा हमले पे वोट मिला था, क्योंकि उस समय देशभक्ति की जो बीजेपी के पास जो फर्जी मतलब साला हर चीज का तो इनके पास ट्रेडमार्क है। जिसको एक कह दें वही हिंदू, ठीक है, जिसको ये कह दें वही राष्ट्रभक्त। और जो आप ये एनआरसी वगैरह कह रही हो, ये पोलराइजेशन का तरीका है हिंदू मुस्लिम का। इस आंदोलन को, ये जो आंदोलन जहां आप खड़ी हैं, इस आंदोलन में सिखों को बदनाम करने की कोशिश नहीं हुई। और वो हिंदुओं और सिखों को ये जो सिख कौम है ना, वो तो बरगला गया थोड़े वक्त के लिए यहाँ का हिंदू। उसको फिर याद आया ना कि हिंदुओं की रोटी बेटी, हिंदुओं की चोटी और हिंदुओं की रोटी अगर किसी की वजह से सुरक्षित रही तो सिखों की वजह से सुरक्षित रही। हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जैसे गुरुओं ने अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया। मैंने तो वसीयत लिखी है अपने बच्चों के लिए कि अगर कहीं से सिख निकल जाए तो उसके ज़मीन की मट्टी मत्थे में लगा देना, हो सकता है थोड़ा बहुत एहसान उतर जाए। ये वो कौम है।